एवरीवन इज़ फाइन। नज़र आ रही होगी आपको स्क्रीन। जितनी भी डिस्कशन सो फार होगी डिसीजन मेकिंग के हवाले से, मुख्तलिफ तरह के डिसीजन किए गए, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ स्पेशल ऑर्डर, मेक और बाय, सेल और प्रोसेस फर्दर, और रिटेन और रिप्लेस सम सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट और मशीन। इस हवाले से हमने लास्ट डे तक डिस्कशन की थी। सिर्फ एक आस्पेक्ट हमारा रहता है, उसको आज इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, जैसे कल आपने कहा था बुक के क्वेश्चंस में कोई इश्यूज हैं, तो आप वो पॉइंट आउट कर दें। मैंने बुक अरेंज की है बिकॉज ये दूसरा एडिशन है, बट मैंने अरेंज की है सॉफ्ट में, ताकि यहाँ से सिस्टम से आपको डिस्प्ले की जा सके और जो सवाल हैं आपके उनको रिस्पॉन्ड किया जा सके। सो if there are any questions regarding last day's discussion, or any questions related to the practice questions from the book, आप वो सवाल रेज कर सकते हैं। फर्स्टली आप वन बाय वन सवाल पूछ लें, मैं उनको रिस्पॉन्ड करता जाता हूँ, देन चीज़ को आगे लेके चलते हैं। जी, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन, तो आप अपना सवाल काइंडली रेज कर लें अभी, ताकि हम बात को कंक्लूड कर सकें और फिर इसको अगली डिस्कशन के साथ हम लिंक कर सकें। जी, एक्सरसाइज 7-5B का पार्ट डी आपने पूछा है। ये अगेन हैंड आउट का क्वेश्चन है। हैंड आउट में जो 5वां सवाल है वो भी मैंने शायद डिस्कस नहीं किया आपके साथ, तो मैं आज डिस्कस कर दूंगा, तो वो सारे का सारा वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। कोमल, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जी सर, वी हैव द एडिशन जो आपने प्रोवाइड किया था एक्सरसाइज के शुरू में, केन कंपनी का क्वेश्चन 15 पार्ट्स, लास्ट 3 पार्ट्स समझ नहीं आए जेंटलमैन। फरहान, लिमिटेशंस वाला जो पार्ट है वो भी हमने डिस्कस करना है। लिमिटेशंस अगर हों तो वो क्या तरीक़ाकार होता है, उस पर हम इंशाल्लाह अभी बात करेंगे। 12-23 और 12-27 पे भी बात हुई है। पहले मैं 12-23 और 27 डिस्कस कर देता हूँ। जी मुझे ज़रा क्लैरिफाई कर दिएगा, क्योंकि एडिशन का थोड़ा सा फ़र्क है, तो हो सकता है जो क्वेश्चन नंबर आपके पास हो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नहीं हो, बल्कि कुछ और क्वेश्चन नंबर हो। जी 12-23 पूछा गया है। दिस इज़ रेलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस और इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। ये सवाल है तो मुझे क्लैरिफाई कर दें, फिर मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। नबीला, आपका क्वेश्चन है 12-23 में। अगर ये वाला क्वेश्चन है तो आप अपना सवाल रेस बता देंगे, यही वाला जो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन है, अदरवाइज मुझे क्वेश्चन का जो टाइटल है वो बता दें, विच कंपनी इज दैट, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 12-27 जेंटलमैन, मैं बता देता हूँ। लेट मी डू इट फर्स्ट। मेक और बाय से रिलेटेड है, कोई इसकी स्टार्टिंग स्टेटमेंट बताएं, या तो आप हैंड रेज करके बता दें, मैं यहाँ से शो कर देता हूँ आपको। ट्वेल्व 27 का अब्बास, अब स्टार्टिंग स्टेटमेंट बताएं क्या है। ये 12-27 अगर आपके पास यूटिलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रेंट रिसोर्स के हवाले से है, तो कंस्ट्रेंट रिसोर्स के हवाले से भी हमने बात करनी है। दो बातें रहती हैं इस टॉपिक के अंदर। एक तो वही जो हम बंद करना चाह रहे हैं, कोई डिवीजन सेगमेंट, उसके बारे में। अब्बास रज़ा, कम क्लीन कॉरपोरेशन वाला क्वेश्चन आप कह रहे हैं।
और सिल्वेन इंडस्ट्रीज। ओके, जी ये सिल्वेन इंडस्ट्रीज़ वाला क्वेश्चन 13.21 है मेरे पास, क्योंकि एडिशन का फ़र्क है। मैं क्वेश्चन पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 23 वाला जो आपका था, फिर जो 27 वाला जेंटलमैन, वो आप उस कंपनी का नाम दोबारा मेंशन कर दें, मैं उसको पढ़ के करता हूँ जी। इट्स Sylvan Industries, which manufactures and sells a highly successful line of summer lotions and insect repellents, has decided to diversify in order to stabilize sales throughout the year. A natural area of the company to consider is the production of winter lotions and creams to prevent dry and chapped skin. Product जो वो बेचना चाह रहे हैं उसकी फीचर्स बताई जा रही हैं. After considerable research, a winter product line has been developed. However, Sylvan President has decided to introduce only one of the new products for this coming winter. If this product is a success, further expansion in future year will be initiated. The product selected is called Chap Off, is a lip balm that will be sold in a lipstick type tube. The product will be sold to wholesalers in a box of 24 tubes for $8 per box. 24 ट्यूब्स और $8 का एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 24 ट्यूब्स होती हैं. बिकॉज ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, नो एडिशनल fixed manufacturing overhead costs will be incurred to produce the product. However, $90,000 charge for fixed manufacturing overhead will be absorbed by the product under the company's absorption costing system. ये जो 90,000 की कॉस्ट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी इस प्रोडक्ट को, ये एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है. दिस इज नॉट डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट. Using the estimated sales and production of 100,000 boxes of Chap-Off, the accounting department has developed the following cost per box. डायरेक्ट मटेरियल बताया हुआ 3.60, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1.40. टोटल कॉस्ट $7 की बनाई हुई है पर चैप ऑफ जो है. और एक चैप ऑफ जो सेल किया जाएगा वो 8 का है. अपेरेंटली 8 से 7 माइनस करें तो शायद 1 का प्रॉफिट होगा, लेकिन चूँकि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में कुछ फिक्स भी होगा तो हमें वो भी देखना है कौन सा है. एनीवेज, द कॉस्ट अबव इंक्लूड्स फॉर प्रोड्यूसिंग both lip balm and the tube contains it. As an alternative to making these tubes, Selvan has approached a supplier to discuss the possibility of purchasing tubes for chap off. तो वो चैप ऑफ तो बना लेंगे, लेकिन ट्यूब्स उसके लिए वो बनी बनाई ले लेंगे. उसके लिए उन्होंने एक सप्लायर को अप्रोच किया. द परचेज प्राइस ऑफ द एम्प्टी ट्यूब्स फ्रॉम द सप्लायर वुड बी $1.35 पर बॉक्स. ऑफ 24 ट्यूब्स 1.35 की वो हमें ट्यूब मिलेगी जिसके अंदर पे चैप ऑफ को फिल किया जाएगा. इफ सेल्वन इंडस्ट्रीज accepts the purchase proposal, direct labor and variable manufacturing overhead per box of chap off would be reduced by 10%. तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी और डायरेक्ट लेबर वाली कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी बाय 10%, एंड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो 25% रिड्यूस हो जाएगी. तो प्राइमरीली बात ये करनी है हमने कि हम वो ख़ुद मैन्युफैक्चर करें जो उसकी ट्यूब है, या मार्केट से बाय करें. शुड सेल्वन इंडस्ट्रीज मेक और बाय ट्यूब्स, खुद बनाई जाए या मार्केट से ख़रीदी जाए. अब कुछ वो सॉल्व करके उस तरह शो नहीं करता, वैसे कैलकुलेशन बता देता हूँ. रुतबा आपका सवाल है, आप इस सवाल में कोई कन्फ्यूजन तो साथ पूछ लीजिएगा, हैंड रेस करके पूछ लें ताकि मैं माइक आपका अनम्यूट कर दूँ और आप डायरेक्टली बात करके समझ लें. देखिए, अगर आपने खुद बनानी है तो पहले बनाने की कॉस्ट लिखेंगे और बाय करने की सूरत में बाय करने की कॉस्ट लिखेंगे. बट सवाल ये है कि हम बना क्या रहे हैं. ये जो कॉस्ट आपको बताई हुई है ये कॉस्ट चैप ऑफ बनाने की कॉस्ट है, ये कॉस्ट ट्यूब बनाने की नहीं है.
तो जो ट्यूब बनाने की कॉस्ट है टेक्निकली वो कॉस्ट है जो कि अब सेव हो जाएगी, उसकी बात करनी है हमने। सो जो 10% मटेरियल और 10% लेबर और ओवरहेड में सेव होगा, और इसके अलावा जो आपका सेव होगा 25% मटेरियल के अंदर, वो आपकी जो ट्यूब बनाने की कॉस्ट में शामिल होगा। और ट्यूब मार्केट से कितने की मिल सकती है? 1.35। तो आप पहले देखें कि मटेरियल आपका कितने परसेंट सेव हो रहा है। 3.60 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो 0.9 बनता है। 0.9 का मटेरियल सेव हो रहा है, लेबर 2 इसमें से 10 सेव होगा तो 0.2 सेव हो जाएगा। और इसके अलावा ओवरहेड्स वेरिएबल वालों की बात हो रही थी, वो आपको जो उसमें सेविंग हो रही है वो भी 10% है। तो 1.4 के अंदर से 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो 0.14 सेव होगा आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में, 0.2 सेव होगा लेबर के अंदर। और इसके अलावा जी जो 0.90 है वो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर सेव होगा। तो जो टोटल सेविंग बन रही है सो फॉर $1.24 की है, जबकि मार्केट के अंदर से ये ट्यूब जो है 1.35 पर ट्यूब मिल रही है। अभी इसके अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की बात नहीं की, फिक्स वाले की, जो ऊपर 90,000 लिखा हुआ है, चूँकि ये एलोकेटेड है और अगर हम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे इवन देन हमें ये कॉस्ट फेस करना पड़ेगी, तो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर ये कॉस्ट स्टिल हमें फेस करना पड़ेगी तो शायद ये डिसीजन से हमारे पास रेलेवेंट नहीं है। अगर डिसाइड करें हमें मार्केट से ख़रीदना चाहिए तो जवाब नो में है, बिकॉज मार्केट से ख़रीदने में $1.35 में मिलेगा, जबकि ख़ुद बनाएंगे तो हमें $1.24 में मिलेगा। What would be the maximum purchase price acceptable to the Sylvan Industries? क्या प्राइस मैक्सिमम सिल्वन इंडस्ट्रीज पे करने पे तैयार है? जितनी खुद बनाने की कॉस्ट है, इससे ज़्यादा कॉस्ट कंपनी पे करने पे परचेज करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो $1.24 बनती है। अगर खुद बनाएंगे तो ये अगर मार्केट से ख़रीदेंगे तो मैक्सिमम हम अब इतनी प्राइस पे करने पे तैयार होंगे। Then लिखा हुआ instead of sales of 100,000 boxes, revised estimate show a sales volume of 120,000 boxes. जी, तो instead of sales of 100,000 boxes, revised estimate show a sale volume of 120,000 boxes. At this new volume, additional equipment must be acquired to manufacture the tubes. तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हम रेलेवेंट ट्रेन से बियॉन्ड चले जाएं तो हमारी फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगी। अगर फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगी तो फिक्स कॉस्ट पर डिसीजन से रेलेवेंट हो जाएगी। So additional equipment must be acquired to manufacture tubes at an annual rental of 40,000, assuming that the outside supplier will not accept an order for less than 100,000 boxes should Sylvan Industries to make or buy the tubes। अब ये वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात आ जाती है या एडिशनल रेलेवेंट कॉस्ट वाली बात आ जाती है। अगर हम 100,000 की बजाय 120,000 बॉक्सेस बनाते हैं तो उसके लिए हमें ट्यूब्स और बनानी पड़ेंगी। ट्यूब्स और बनाएंगे तो हमें रेंटल पे करना पड़ेगा एडिशनली 40,000 का। तो 40,000 का जो रेंटल पे करना पड़ेगा, अगर आप इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर लें तो 40,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो आपको 0.3333 की और कॉस्ट फेस करना पड़ेगी जो कि पहले फेस नहीं करना पड़ी थी। सो फॉर दैट सेक 1.24 की पहले मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट और 0.33 की कॉस्ट ऐड करेंगे तो 1.57 की कॉस्ट आपको फेस करना पड़ेगी मैन्युफैक्चर करने की, जबकि मार्केट से ख़रीदने की कॉस्ट 1.35 है। अगर ये वाले सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाएं तो इस सूरत हाल में मार्केट से ख़रीदना सूदमंद है। Refer to data in 3 above. Assume that outside supplier will accept the order in any size of the tubes at 1.35 per box. How, if at all, would this change your answer? Show your competition। यानी अगर आप 120,000 से कम भी ट्यूब्स बाय कर सकते हैं तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपका डिसीजन वही रहेगा जो कि ओरिजिनल वाली ऑप्शन के अंदर था।
what qualitative factors should solvent industries consider in determining whether they should make or buy? qualitative factors मैंने पहले भी make और buy के हवाले से बताया था। अगर खुद बनाएंगे तो हमें जितनी, जैसे अभी फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी ट्यूब्स की ज़रूरत होगी, डिमांड बढ़ जाती है, हम उतनी ज़्यादा बना लेंगे। अगर हमें कम की ज़रूरत है तो हम कम बना लेंगे। क्वालिटी हमारे हाथ में है, हम खुद बना रहे हैं, बस जिससे फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब ना हो, हम वो वाली चीज़ें उसके अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक बनाएंगे, क्वालिटी मार्क को इंश्योर करते हुए। बट अगर आप आउटसाइड सप्लायर पे डिपेंडेंट होंगे तो क्वालिटी भी हिट हो सकती है। वो सप्लायर जिस प्राइस पे आज आपको चीज़ सप्लाई कर रहा है, इट मे नॉट बी पॉसिबल वो कल भी उसी प्राइस पर सप्लाई करें। और उसके अलावा डिलेड सप्लाईज हो सकती हैं जिससे आपके फिनिश प्रोडक्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को अकाउंट फॉर करके आपको डिसीजन करना चाहिए। नबीला, आपका सवाल था, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लें। फरहान आपने, जी मैंने, जेंटलमैन मेरे पास 16th एडिशन अवेलेबल है, बट आई नो ये जो असल में आई एम टेकिंग क्लास एट द मोमेंट वाइल सेटिंग एट ICMA लाहौर सेंटर। तो मैं यहाँ से इसको जब डाउनलोड करता हूँ किताब को, तो वो उसमें कुछ पेजेस जो हैं वो या तो इस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, वो ब्लैंक नज़र आते हैं। दैट्स वाई मैं उसको ओपन नहीं कर पाया। 13 में प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो मैंने 13 वाला फिर ओपन कर लिया, बिकॉज मेरे पास सारा डाटा USB फोल्डर में मौजूद है। उसमें वैसे मैं अपने सिस्टम पे खोल के देखता हूँ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है। तो आप अपना सवाल पूछ लें तो मोर देन अप्रोप्रिएट, या आप वो अगर मुझे पर्सनल पिक्चर भेज दें मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं वहाँ से पिक्चर पकड़ के यहाँ पे डिस्प्ले में लगा देता हूँ और शो कर देता हूँ। जी, अब कोई और सवाल है? ये जो हैंड आउट से क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ आपको। ओके, कम क्लीन कॉरपोरेशन आप पूछ रहे हैं। लेट मी सर्च द क्वेश्चन। जी जेंटलमैन, ये क्वेश्चन है, अगर आप इसमें जी नबीला, आपको मैंने अलाउ किया, आप अपनी बात कर लें। जी नबीला, आप बात कर सकती हैं, बताएं क्या इशू है अभी भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हेलो सर, जो आपने अभी क्वेश्चन करवाया है 12-23, उसमें जो 16th एडिशन में क्वेश्चंस उन्होंने रिक्वायर्ड किए हैं वो डिफरेंट हैं कंपेयर टू द बुक दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमें जो 1. जी सर। जी आप रिक्वायरमेंट बोले, मैं समझ लेता हूँ। ओके सर, उसमें उन्होंने हमें कहा है कि इफ सिल्वन बाइज इट्स ट्यूब फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर, हाउ मच ऑफ इट्स ओन चैप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर बॉक्स विल इट बी एबल टू अवॉइड। और उन्होंने इसमें हमें कहा कि 1.40 जो ओवरहेड है वो हमें सेपरेट करना है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कंपोनेंट। जी वहाँ पे ये मेंशन किया हुआ, तो फिर उसमें जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है सिर्फ वो अवॉइड हो सकेगी, एलोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी अवॉइड नहीं हो सकेगा। सिर्फ और सिर्फ हम अवॉइड कर सकेंगे जो फिक्स कॉस्ट है डायरेक्ट वाली, और इसके अलावा वेरिएबल जो हमारी कॉस्ट है वो सिर्फ वो अवॉइड हो सकेगी। तो सर वेरिएबल हम कितनी 10% लेंगे खाली 1.40 की? जी जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। सो लाइकवाइज ये अब्बास रज़ा, आप भी अपना हैंड रेज करें, मैं आपको अलाउ करता हूँ। आप बात करके मुझे बता दें कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है, इंस्टेड ऑफ कि मैं सारे का सारा पढ़ूँ उसको। जी जी अब्बास रज़ा, अब आप सवाल पूछें। जी सर, अगर सारा क्वेश्चन करवा दें तो बेहतर है, इसकी समझ नहीं आई। अरे समझ नहीं आया।
सॉरी सर। मैंने पूछा जनाब, आ रही समझ में आया आपको? जी सर, मैं कह रहा हूँ कि वो कंप्लीटली करवा दें क्योंकि समझ नहीं आई थी। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह का सवाल ये इस चीज़ को डिनोट करता है कि आपने कोई डिटेल में अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की ली नहीं। बहरहाल मैं पढ़ देता हूँ फिर भी। कम क्लीन कॉर्पोरेशन प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ क्लीनिंग कंपाउंड and solution for both industrial and household use. While most of its products are processed independently, a few related such as companies Jared 337 and Sparkle Silver Polish, ये दो प्रोडक्ट हैं जो कंबाइन प्रोसेस होती हैं। जो पहले वाली प्रोडक्ट उसकी बात अब डिटेल में बताई जा रही है। एक सेकंड के लिए ज़रा रुकिएगा जनाब, मैं 2 मिनट दीजिएगा, मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ। So the company, the G30 337 is a cleaning powder with many industrial usages. It uses $1.6 a pound to make. $1.6 की कॉस्ट लगती है तो बनाने की, and it has a selling price of 2 per pound. A small portion of the annual production of G337 is retained in the factory for further processing. कुछ पार्ट उसका रिटेन कर लिया जाता है प्रोडक्ट का क्वांटिटी, बाकी बेच दी जाती होगी शायद। इट इज़ कम्बाइंड विद सेवरल अदर इंग्रेडिएंट्स, इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं टू फॉर्म अ पेस्ट दैट इज मार्केटेड एज स्पार्कल सिल्वर पॉलिश। एक नई पॉलिश उसके नतीजे में बनाई जाती है। द सिल्वर पॉलिश सेल्स फॉर $4 per jar. The further processing requires 1/4 pound of G337 per jar. The additional direct cost would be involved in the processing of a jar of silver R. ये additional processing cost है। Other ingredients 0.65, direct labor 1.48 की लगेगी और $2.13 इसकी cost लगेगी जो additional है, in addition to the initial processing cost. Overhead costs associated with processing the silver polish. Variable manufacturing overhead 25% of the direct labor cost. जितनी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसका 25% ले लेंगे। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर मंथ है जिसमें प्रोडक्शन सुपरवाइजर की है और डेप्रिसिएशन ऑफ मिक्सिंग प्लांट है। द प्रोडक्शन सुपरवाइजर हैज नो ड्यूटीज अदर देन
टू ओवरसी द प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर पॉलिश। यानी ये फिर डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट है जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर की सैलरी है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है उसको सुपरवाइज करता है। जबकि द मिक्सिंग प्लांट इज अ स्पेशल पर्पस इक्विपमेंट एक्वायर्ड स्पेसिफिकली टू प्रोड्यूस द सिल्वर पॉलिश। और अगेन जो मिक्सिंग प्लांट है, इक्विपमेंट है, वो भी स्पेशल पर्पस प्लांट है, तो इसका मतलब इसकी डेप्रिसिएशन भी तब तक इनकर होगी जब तक आप सिल्वर पॉलिश बनाएंगे। अगर नहीं बनाएंगे, ये प्लांट यूज़ नहीं होगा, ना इसकी डेप्रिसिएशन होगी। Its resale value is negligible and it does not wear out through usage. Sale value बड़ी negligible है इसकी। Direct labor is the variable cost at come clean corporation. Advertising cost for the silver polish total $4,000 per month. Variable selling costs associated with the silver polish are 7.5% of sales. ये अब selling cost बताई जा रही है। Due to recent decline in the demand of silver polish, the company is wondering whether its continued production is advisable. क्या वो सिल्वर पॉलिश बनाती रहे क्योंकि सेल डिमांड गिर गई है इस प्रोडक्ट की। द सेल मैनेजर फील दैट इट विल बी मोर प्रॉफिटेबल टू सेल ऑल ऑफ द G337 एज अ क्लीनिंग पाउडर। जैसे यानी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे G337 बना तो सारे को एज इट इज बेच दिया जाए इंस्टेड के फर्दर प्रोसेस करके बेचा जाए। What is the incremental contribution margin per jar from the further processing? तो पहले इंक्रीमेंटल पर जार कंट्रीब्यूशन निकालना है तो आपको कॉस्ट देखनी पड़ेगी। ज़रा ये देख लें कि सिल्वर पॉलिश का जो जार है वो $4 में सेल होता है। ठीक है जी, सिल्वर पॉलिश का जार $4 में सेल होता है। और यहाँ से ये देख लें G337 क्लीनिंग पाउडर विद मैनी इंडस्ट्रियल यूज इट कॉस्ट 1.60 अ पाउंड। 1 पाउंड बनाने की कॉस्ट उसकी 1.60 है। अब ज़रा यहाँ पे आके देख लें, ये जो G3 से आप पॉलिश बनाते हैं इसमें सिल्वर पॉलिश सेल्स डॉलर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर 1/4 पाउंड ऑफ G337। तो एक जार बनाने के लिए आपको G3 का 1 पाउंड रिक्वायर्ड नहीं है बल्कि 1/4 यानी क्वार्टर पाउंड आपको चाहिए। तो क्वार्टर पाउंड की कॉस्ट पहले आप निकालेंगे। 1 पाउंड की जो कॉस्ट बनाने की है 1.60 है, मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 1/4 यानी मल्टीप्लाइड बाय 1/4 करें तो 0.40 कॉस्ट बनेगी। वो जो G337 कंपाउंड जो जार बनाने में इस्तेमाल होगा वो 1.60 का 1 पाउंड है, जबकि 1/4 पाउंड G337 का जार बनाने में सिल्वर पॉलिश के लिए इस्तेमाल होगा, उसकी कॉस्ट 0.40 बनती है। इसके अलावा अदर इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट 0.65 है, डायरेक्ट लेबर 1.48 है, ये इसमें ऐड कर लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है। इसके अलावा वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 25% ले रहे हैं, 1.48 मल्टीप्लाइड बाय 25% 0.37 है। 0.37 का 0.37 का आपका वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, 1.48 की लेबर है, 0.65 का आपका अदर इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट है, और इसके अलावा 0.40 आपकी कॉस्ट बनती है वो जो G337 आपने इसके अंदर इंसर्ट किया है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 देख लें, व्हाट इज़ द इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालने के लिए आपको सेल प्राइस में से माइनस करनी है वेरिएबल कॉस्ट। तो अभी तक जो मैंने निकाली है वो 2.90 वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। इसके अलावा आपको वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे बताई हुई है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पर मंथ 4000 है, जबकि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जो है वो 7.5% ऑफ सेल्स है। तो सेल प्राइस अगर आप बेचेंगे ये सिल्वर पॉलिश का जार वो $4 में बिकता है, तो $4 का 7.5% ले लें, ये भी आपकी सेलिंग कॉस्ट होगी, वो इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा, वो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट के तौर पे है जी। दिस इज $4 इंटू जी, तो वो इसमें ऐड कर लें तो इस तरह जो टोटल कॉस्ट बनती है वो 3.20 है।
$4 में बिकेगा, 3.20 माइनस कर दे तो जो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको मिलेगा वो 0.80 का होगा। What is the minimum number of jars silver polish must sold each month to justify the continued processing into silver polish? कम से कम कितने जार बेचने चाहिए कंपनी को? इस चीज़ को दोबारा स्टेटमेंट देंगे। What is the minimum number of jars silver polish that must be sold each month to justify the continued processing of G337 into silver polish? अगर आप सिल्वर पॉलिश कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कम से कम कितने आप जार बेचें, कम से कम कितने जार बेचें, यानी अगर फर्दर प्रोसेस ना करें तो कितना प्रॉफिट होता है, उतना ही प्रॉफिट अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो आपको जितना प्रॉफिट बनता है उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने जार इसके बेचे जाएं। तो वो अगेन उसी तरह से टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस के तौर पे आ जाएगा आपके पास। ये जो टारगेट प्रॉफिट है वो आपका वो होगा जो कि करंटली अगर जार ना बना के बेचे जाएं, सारी की सारी जो आउटपुट है वो जार्स की बजाय वो वैसे ही बेच दी जाए G337 के तौर पे। तो G337 के तौर पे अगर आप बेच दें तो कितना प्रॉफिट होता है, उसी प्रॉफिट को बेस बनाएंगे, वही हमारा टारगेट प्रॉफिट होगा और उसको फिर एनालिसिस के अंदर शामिल कर लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। जी अब जो हैंड आउट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं हैंड आउट ओपन करके जी उनके सवाल का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि 5 नंबर भी आप पूछ रहे हैं। जी आई होप स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपने। जी नुमान अफजल, आपने क्वेश्चन E73 का बी पार्ट पूछा है। आप अपना क्वेश्चन हैंड रेस करें, मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछें, इसमें क्या इशू है। आप हैंड रेस करें, आप, मैं आपको बोलना अलाउ करता हूँ नुमान अफजल। जी नुमान अफजल, आपको अलाउ किया गया, आप बताएं क्या इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका। जी नुमान अफजल, आपको अलाउ किया गया बोलने के लिए, अब आप अपना सवाल पूछ। जी सर, आवाज आ रही है? जी जेंटलमैन पूछे। सर ये मेरा E7 का सेक्स बी है। E7 पूछ रहे हैं आप? यस सर, ये वो थ्री गलती से टाइप हो गया सर। E7 का सेक्स बी है सर। ये पी सीरीज आपने खोली है, E7 का सेक्स बी है। ई क्या पूछ रहे हैं आप? एक्सरसाइजेस का जेंटलमैन, होल्ड ऑन, मैं जरा उसको ओपन कर लूं। जी सर। जी अब बताइएगा E7 इसमें क्या इशू है? E7 सेक्स बी सर। 6 का बी पूछ रहे हैं आप? E7 सेक्स बी, यस सर। जी जेंटलमैन पूछें, इसमें क्या इशू है? सर ये जो पर यूनिट कॉस्ट है, डिफरेंशियल कॉस्ट। जी तो सर ये जो लेबर कॉस्ट है 100, ओवरहेड कॉस्ट 100 दी हुई है, इसको 100 ही लिखना है या सर इसको 40 लिखना है? 100 लिखना है, 40 लिखना है? मैं यस मोटा मोटा पढ़ देता हूँ आपके लिए, फिर आप अगर समझ आ जाए तो इधर ही आप वॉइस पे रिस्पॉन्ड करिएगा। Company ठीक है सर। purchases sales and products sailboats. It currently produces 1200 sailboats per year operating at normal capacity, which is about 80% of full capacity. इसका मतलब 1200 full capacity नहीं है, बल्कि ये 80% है। तो आप इसको 100% कन्वर्ट कर लें तो फुल कैपेसिटी मिल जाएगी। 1500 सर बनती है। यस चलिए सर। शाबाश, आप मुझे जवाब देते जाइएगा, साथ से इस तरह ज़रा अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। यस सर। Company purchase sales for 260 each
$260 की ये सेल्स परचेज की जाती हैं, बट द कंपनी इज कंसिडरिंग यूजिंग द एक्सेस कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर द सेल्स इंस्टेड। वो सेल्स बनाने के लिए तो दो चीज़ें हैं, एक है सेल बोर्ड्स और यहाँ पे सेल की बात हो रही है कि जो सेल यस बोर्ड्स उसमें ये सेल डलते हैं, कंपनी बजाय इसके कि सेल्स को मार्केट से खरीदे वो $260 में मिलता है। कंपनी सोच रही है जो सरप्लस कैपेसिटी है 20% उसको यूटिलाइज करते हुए वो सेल्स भी खुद बनाना शुरू कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर सेल वुड बी $100 फॉर मटीरियल, यस 80 सर फॉर डायरेक्ट लेबर एंड 100 फॉर ओवरहेड। अभी तक अगर मैं यस ना बताऊँ कि इसमें से वेरिएबल और फिक्स कौन सा, तो ये सारे के सारे हमारी रेलेवेंट बन जाएगी। 100 भी, 80 भी और 100 भी, ये 280 बनता है। लेकिन आगे बताया गया है $100 overhead is based on 60,000 of annual fixed overhead that is allocated using normal capacity. So gentlemen, $100 का जो ओवरहेड है ये तो ओवरऑल इदारे का ओवरहेड है जो कि एलोकेट होता है तमाम के तमाम प्रोडक्शन को। सो अगर हम ये सेल ना भी बनाएं तो भी हमें यस ये सर ओवरहेड फेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारे डिसीजन से रेलेवेंट नहीं है। तो फिर रेलेवेंट चीज़ें बची दो, एक $100 की मटेरियल और एक $80 की लेबर। आ रही यस है सर सर? यस सर जी आगे चलते हैं। जी द प्रेसिडेंट ऑफ मैकन हैज़ कम टू योर एडवाइस। देख लेना वो प्रेसिडेंट आपसे मशवरे करने के लिए आए हैं। अगर हम अपेरेंटली देखें तो हमें लग रहा था $280 कॉस्ट बनती है और 260 में हमें वो मार्केट से मिलता है, तो हम ये शायद फैसला कर रहे हो नहीं 260 में मार्केट से खरीदें, खुद ना बनाए 280 में। लेकिन हमने जब असल कैलकुलेशन की तो पता चला कि 280 बनाने की कॉस्ट नहीं है, बल्कि बनाने की कॉस्ट जो हमें इनफैक्ट कॉस्ट करेगी चीज़ वो 180 है, बिकॉज 100 का ओवरहेड हमें फेस नहीं करना पड़ेगा एडिशनली, चाहे बनाएं चाहे ना बनाएं। तो सवाल आपसे पूछा गया इट वुड कॉस्ट 280 टू मेक द सेल्स, शी सेल्स बट ओनली 260 टू बाय देम। शुड आई कंटिन्यू टू बाय देम और हैव आई मिस समथिंग? तो आप बताएं जी आपने क्या मिस किया है। आपने फिक्स कॉस्ट को इग्नोर किया है। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो इनफैक्ट अगर डिसीजन करते हुए चेंज नहीं हो रही तो वो रेलेवेंट नहीं है। जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो सिर्फ वही इंक्रीमेंटल कॉस्ट है जिसमें 100 और 80 पर यूनिट शामिल है। तो 180 का असल में आपको चीज़ मार्केट से सस्ती पड़ेगी, मार्केट में 260 की है, आपको कॉस्ट 180 पड़ेगी। समझ आ जी रही है सर बात? जी सर जी और इज दैट सर यही क्लियर? सर यस सर ठीक, ठीक, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। जी E75 भी पूछा हुआ है, ये E75 जी, इसमें क्या सवाल है? जिनका सवाल है ज़रा वो बताएं, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। हैंड रेस करें। कोमल आपने पूछा है, आप, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप पूछें कि आपका क्या इसमें इशू है। जी कोमल मैंने आपको अलाउ किया बात करने अस्सलाम वालेकुम सर। वाले मसले। सर ये E7 नहीं था, P7 था। P7 का मेरा 5 बी अच्छा था। वो जो P7 है वो मैं करवा देता हूँ, वो सारे का सारा अभी मैंने सॉल्व करना है उसको, ओके 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 अभी बंद कर दो। माइक म्यूट कर लें अपना। ये खालिद जावेद साहब, ये प्रॉब्लम वाली फाइल ग्रुप में अपलोड हुई है, मैं फिर भी दोबारा कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। जी फरहान आप पूछ रहे हैं G337 का लिहाजा फिक्स कॉस्ट से डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना सेल करना है। जी जेंटलमैन ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। चूंकि वो सेल के डेटा नहीं है, यू आर वेरी राइट, तो फिर हमें उससे फिक्स कॉस्ट के हिसाब से ही डिसाइड करना पड़ेगा। जी मैं वो जो 5 नंबर है वो अब आपके सामने डिस्कस भी कर देता हूँ और उसकी बैकग्राउंड भी आपके सामने बिल्ड कर देता हूँ, जो प्रॉब्लम्स वाला डेटा है।
जी ओके। मैं अभी आपके सामने ये अगली चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ और मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको सवाल भी नज़र आ जाए और उसकी सोल्यूशन की तरफ भी हम साथ चले जाएंगे। ओके जी, दिस इज अनदर काइंड ऑफ डिसीजन विच वी हैव टू मेक कि हम डिवीजन कोई हमारा अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट ऑफ द बिजनेस है कि हम उसको कंटिन्यू करें या उसको बंद कर दें, ये फैसला करना है हमने। सवाल पढ़ते हैं और इसी से चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बट माइंड इट, जैसे हमने मेक और बाय वाली बात की तो उसमें हम कुछ एलोकेटेड और कुछ डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट की बात आई थी, इसमें भी उसी तरह से कुछ बात ऐड होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे। पेंडा कॉर्पोरेशन has four operating division. During first year quarter 2017 company reported aggregate income from operations 1,29,000 and the divisional results shown below. ये डिवीजन वाइज रिजल्ट हैं। डिवीजन 1 2 3 4 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताया हुआ है, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इनकम या लॉस बताया हुआ है। एनालिसिस रिवील्स द फॉलोइंग। चलें, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है शायद हम इससे मुत्तफिक ना हो, बिकॉज हमने ये कहा कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना चाहिए डिसीजंस के लिए तो वो बनना चाहिए बेस्ड अपॉन वेरिएबल कॉस्टिंग इंस्टेड ऑफ हम बनाएं उसको ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सेल्स में से आप माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट और रिजल्ट जो होगा उसका नाम कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, चले मैं एब्रीवेशन लिख देता हूँ अभी। माइनस करेंगे आप इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट, तो रिजल्ट होगा प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फाइन जी। तो हमारे पास वो डिवीजन्स हैं 1 2, मैं ऐसे रोमन की बजाय ऐसे लिख देता हूँ 3 4। ये 4 डिवीजन्स हैं, चारों की सेल्स हमें पता है, हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जी तो 5,10,000 कैलकुलेटर अगर आप लोग खुद मुझे कर दें, मैं यहाँ से तो कर लूँगा लेकिन आपको भी समझ आनी चाहिए। डिवीजन 2 का 4 लाख है और डिवीजन 3 का 3,10,000 और 170, 310 और 1,70,000। सो आप चाहें तो एंड पे एक टोटल का कॉलम ऐड कर सकते हैं, इससे ज़रा आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो हम टोटल का कॉलम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। 13,90,000 की हमारी कॉस्ट है। अब इसमें से आप माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। बस अभी तक जो डेटा दिया हुआ है उसमें आपको बताया हुआ है कॉस्ट ऑफ सोल्ड कितनी है, अब उसकी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे बताई जा रही है। एनालिसिस रिवील्स द फॉलोइंग परसेंटेजेस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच डिवीजन। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 70%, 80%, 70% और 90%। तो पहले ये वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो वेरिएबल कॉस्ट है सीडीएस में और जो फिक्स कॉस्ट है वो अलग-अलग कर लेते हैं। सीडीएस का वेरिएबल जो पार्ट है और इसी तरीके से सीजीएस फिक्स भी हमें पता होना चाहिए। पहले दोनों पहले वो कर लेते हैं सेलिंग वेरिएबल। ये दोनों चीज़ें हमारी फिक्स्ड भी हैं तो हमें फिक्स कॉस्ट का भी पता होना चाहिए। तो मेकिंग द डिसीजन, ठीक है जी। सो आपको बताया गया ये डिवीजन वाइज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको बताया गया कि 70% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी 3 लाख है, इसमें से 70% आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो फिर टेक्निकली जो फिक्स कॉस्ट है आपकी वो 30% है, वो भी साथ साथ निकालते जाते हैं। 3 लाख पॉइंट 30, ये दोनों का टोटल वही आपके 3 लाख कॉस्ट के बराबर होगा। अगेन 250 में से 80% आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो 250,000 80% अगर 2 लाख बनता है तो बाकी 20,000 बचेगा। मैं बगैर फॉर्मूले के अब यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पता होना चाहिए 50,000 जी। फिर 70% आपकी 270 में से वेरिएबल कॉस्ट है, तो 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाय 70% 1,89,000 और बाकी 30% जो होगा 270 में से
81,000 बनेगा। इसी तरह से 156 में से 90% आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। जी, और जो 10% है 190 में से, सॉरी कितनी है जी ये, 156,000 में से 10% आपकी ये कॉस्ट है। इसी तरह से जो सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उनको भी आपने डिवाइड करना है। जो परसेंटेज बताई हुई है, सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000 है, उसमें से 40% वेरिएबल है। तो जी सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000 0.4 कर लें तो 24,000 बनेगा। 24 और बाकी जो होगा फिक्स वाला वो 36,000 होगा। इसी तरह से 50% आपकी सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो वेरिएबल है डिवीजन 2 के लिए, तो 80 टोटल कॉस्ट है, तो 40-40 दोनों तरफ आएगा। फिर है जी 60% वेरिएबल कॉस्ट है, तो 75 का 60% ले लेते हैं। $45,000। तो बाकी जो है 75 में से 45 वो है, तो इसका मतलब 30,000 यहाँ पे लाया करेगा। और लास्ट वाली जो है वो 70,000, 70,000 में से 70%, तो 70,000 0.70 49,000 है। और बाकी जो है 21,000 बचेगा, वो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी। तो अगर हमें ये पता लग गया कि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है, तो हम यहाँ पे ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारी ये वाली भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये वाली भी वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट टोटल में कितनी है। समझ आ रही है जी बात। और इसी तरह हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी मेंशन कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट हमारी सॉरी वो गलत हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी ये वाली है और इसके अलावा ये वाली है, इन दोनों का टोटल यहाँ पे आएगा। और जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारी ये है 90,000 प्लस 36,000, तो ये 126,000 है। ये बाकी कॉलम्स के अंदर भी टोटल कर लें। अब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 5,10,000 माइनस 234,000, और प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट 276 में से 126 माइनस हो जाएगा, तो प्रॉफिट भी निकल आएगा। तो ये प्रॉफिट वही निकलेंगे जो ऑलरेडी आपके प्रॉफिट्स हैं, और बिकॉज आपने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का तरीकाकार चेंज किया। अब आप देख लें 150, 70,000, 35,000 का लॉस और 56,000 का लॉस है। हम यहाँ पे टोटल में भी कर सकते हैं इसको। जी, तो ये कंपनी का ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 1,29,000 का है। यहाँ पे आखिरी दोनों डिवीजन जो हमारी हैं, थर्ड और फोर्थ, ये हमारे लिए रेड जोन है। अगर गौर करें तो ये 35,000 का लॉस है, ये 56,000 का लॉस है। तो आपसे सवाल शायद ये है कि किसको कंटिन्यू करें, किसको बंद करें। अब देखें, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एनी डिवीजन would say 50% of the fixed cost and expenses for that division। उस पर्टिकुलर डिवीजन की 50% फिक्स कॉस्ट जो है वो सेव हो जाएगी, लेकिन बाकी फिक्स कॉस्ट फिर भी फेस करना पड़ेगी। टॉप मैनेजमेंट इज वेरी मच कंसर्न अबाउट द अनप्रॉफिटेबल डिवीजन 3-4। कंसेंसस इज दैट वन और बोथ ऑफ द डिवीजन शुड बी डिसकंटिन्यूड, एक या दोनों। कंप्यूट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर डिवीजन 3-4। हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहा गया, हमने वो कैलकुलेट कर लिया। 2-3-4 की बजाय हमने सबके ही कैलकुलेट कर लिया है। अगर आप गौर करें तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको नज़र आ रहे हैं। जो कंपनी जो आखिरी दो डिवीजन्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो थर्ड डिवीजन का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव है, लेकिन फोर्थ का कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी नेगेटिव है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। यही वो चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। अभी हम उसको देख लेते हैं। फिर लिखा हुआ प्रीपेयर इंक्रीमेंटल एनालिसिस कंसर्निंग द पॉसिबल डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिवीजन 3 एंड डिवीजन 4, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन डू यू रिकमेंड फॉर ईच डिवीजन। सो अगर हम ये करना चाहें कि डिवीजन 3 को बंद कर दें या डिवीजन 4 को बंद कर दें, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोबारा बनाना है।
यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम दोबारा बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास होता है अगर हम किसी एक डिवीजन को बंद करते हैं। ज़रा मैं आपके सामने बनाता हूँ। लेट्स सपोज हम थर्ड डिवीजन को बंद कर देते हैं। लेट्स सपोज हम थर्ड डिवीजन को बंद कर देते हैं, तो सवाल ये है कि हमारी जो जी अगर हम फर्ज कर लें पहले थर्ड डिवीजन को बंद करते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि थर्ड डिवीजन को बंद करने से क्या हमारा रेवेन्यू हमें मिलेगा या नहीं। जवाब है नहीं। अगर रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये हमारा रेवेन्यू जो अब होगा वो ये रह जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट फेस करना पड़ेगी, तो जवाब नहीं में है। इसका मतलब ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारी वेरिएबल कॉस्ट का ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल ये होगा, तो कोई कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी नहीं होगा, ज़ीरो। तो फिर हमारा यहाँ पे जो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो ये होगा। लेकिन अगर हम बंद कर देते हैं तो ये 1,11,000 की फिक्स कॉस्ट सारी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि 50% ख़त्म होगी। तो लेस करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब लेस एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट वो अलग से माइनस कर देता हूँ, तो टोटल में माइनस हो जाएगी। बिकॉज बंद करने के बावजूद वो कॉस्ट हमें फेस करना पड़ेगी। यानी अगर हम ये बंद करते हैं तो 1,11,000 में से आपकी 50% कॉस्ट सेव हो जाएगी, लेकिन 50% फिर भी बरकरार रहेगी। मैं या तो तरीका ये है कि 50% यहीं पे लिख दूँ, 1,11,000 का 50% अभी भी रहने देता हूँ, लेकिन चूंकि ये डिवीजन का तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बन रहा है, इसका मतलब 55,500 की सेव हो जाएगी। और 55,500 की जो कॉस्ट है वो आपको स्टिल फेस करना पड़ेगी। वो आपको स्टिल फेस करना पड़ेगी, तो उसको एज अ होल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉलम होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे। सो अगर यहाँ तक रुक के देखें तो जो फिक्स कॉस्ट है, अब जो फिक्स कॉस्ट है वो ये है जो कि डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट के साथ अभी मैंने डायरेक्ट का वर्ड लिख देता हूँ जी, चलें। और इसके बाद ये एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है। अगर हमने इस डिवीजन को बंद किया तो इसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो ज़ीरो नहीं हुई, बल्कि उसमें से कुछ ना कुछ हमें फेस करनी पड़ी। वो 55,500 की है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा। 2,52,000 में से सॉरी, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, इसमें से ये वाली फिक्स कॉस्ट भी और ये वाली फिक्स कॉस्ट भी हमें फेस करना पड़ेगी। माइनस करें तो हमारा प्रॉफिट जो है 1,08,500 का है, जबकि पहले प्रॉफिट 1,29,000 का था। तो इसका मतलब अगर डिवीजन 3 बंद करेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान हो जाएगा। जो इंक्रीमेंटल एनालिसिस है उसका मतलब ये है कि ये टोटल का कॉलम और ये टोटल का कॉलम बना के अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। ऐसे ओवरऑल भी एनालिसिस किया जा सकता है। अब दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम डिवीजन 3 नहीं बल्कि डिवीजन 4 को बंद कर दें। तो अब डिवीजन 4 को बंद करके देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो रहा है। जी अगर हम डिवीजन 4 को बंद करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे रेवेन्यू ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी अब रेवेन्यू की, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की, ये सिचुएशन है। अब चौथी डिवीजन आपने बंद की है तो चौथी डिवीजन की फिक्स कॉस्ट 36,000 है। ये सारी की सारी ख़त्म 36,600 है। ये सारी की सारी ख़त्म नहीं होगी, इसमें से कुछ फिर भी आपको फेस करना पड़ेगी, क्योंकि 18,300 है। तो वो 18,300 की कॉस्ट आपको ओवरऑल प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगी। आधी कॉस्ट आपकी सेव हो जाएगी, आधी सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एलोकेटेड कॉस्ट जो है वो भी माइनस कर देते हैं। तो अब सूरत हाल में देखते हैं कि हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है, प्रॉफिट कितना होता है हमारा। अगर डिवीजन 4 को बंद करेंगे तो हमारे पास 5,12,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, 363 की ये कॉस्ट है और ये एलोकेटेड कॉस्ट फेस करना पड़ेगी। तो जो प्रॉफिट है वो 1,30,100 हो जाएगा। सो डिवीजन 4 को बंद करना हमारे लिए फ़ायदा मंद है इंस्टेड ऑफ डिवीजन 3। डिवीजन 3 बंद करना सूदमंद नहीं है। अब अगर बात समझने की कोशिश करें,
डिवीजन 4 को बंद करने से जो आपको एक फायदा होगा, ये जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन आप जनरेट कर रहे थे 19,400 का, आप इससे बच जाएंगे। इस 19,400 से बच जाएंगे, लेकिन 18,800 की 18,300 की कॉस्ट आपको फिर भी फेस करना पड़ेगी। 19,400 से आप बच जाएंगे जी, और जो फिक्स कॉस्ट फिर भी फेस करना पड़ेगी वो 18,300 है। अगर इसको माइनस करें तो 1,100 रुपये नेट आपको बेनिफिट होगा। आप देखना चाहें तो देख ले, 1,30,100 और ओरिजिनल प्रॉफिट 129,000 का था। सो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिवीजन 4 विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज उससे जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाली प्रोडक्ट है, जो आपके दूसरे प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन भी खा रही थी, उससे आप बच जाएंगे और इदारे के लिए बेनिफिशियल बात होगी। सो डिसीजन वुड बी कि हम 4 डिवीजन को कंटिन्यू करें। कॉलमनर कंडेंस इनकम स्टेटमेंट ऑफ पैंडा कॉर्पोरेशन अज्यूमिंग डिवीजन 4 इज एलिमिनेटेड। जैसे मैंने बनाया आपके सामने, डिवीजन 4 अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट विल बी एलोकेटेड इक्वली टू द कंटिन्यूइंग डिवीजन। फाइन, जो मैंने किया, मैंने तो ओवरऑल में माइनस कर दिया। मैंने कहा जनाब ओवरऑल में तो जाएगा ही, लेकिन आप बाकी डिवीजन को ये कॉस्ट इक्वली एलोकेट कर देंगे। ये 55,500 की जो कॉस्ट है, ये तमाम को इक्वली एलोकेट हो जाएगी। तो 18,500 है, यहाँ पे भी 18,500 आ जाएगा, यहाँ पे भी 18,500 आ जाएगा। तो अगर अब हम प्रॉफिट निकालना चाहें तो हमारे इस डिवीजन का प्रॉफिट होगा, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, 18,500 माइनस करेंगे तो ये हमारे प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होंगे। अब अगर हम ऐसे इसका टोटल कर लें तो भी 1,00,000 हमारा वही टोटल बनना चाहिए, और वैसे भी इसमें से माइनस करेंगे तो वही टोटल हमारे पास जनरेट होगा। सॉरी, ये मैंने फिक्स कॉस्ट से माइनस कर दिया है। 276,000 का प्रॉफिट था, डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट माइनस एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट 18,500 जी। तो इन तीनों का जो टोटल है वो 1,08,500 ही बनता है। आप करके देख लें। इसी तरह से अगर सी वाली डिवीजन को बंद कर देते हैं तो ये 18,300 की कॉस्ट इक्वली तीनों के अंदर डिवाइड होगी। उसका टोटल जो है वो ये बनेगा 18,300 डिवाइडेड बाय 3, तो 6,100 की कॉस्ट है, विच विल बी फेस्ड इवन कि अगर हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं। टू 76 का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस 126 माइनस 6,100, ये आपके पास प्रॉफिट्स निकल रहे हैं, सॉरी प्रॉफिट्स के लॉसेस निकल रहे हैं। तो इन तीनों का टोटल हमारे सामने उतना ही बनना चाहिए। लेट मी डू इट वंस अगेन। जी, तो इन तीनों का टोटल हमारे पास ये सिचुएशन नज़र आती है। चलिए मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और देख लूँ और क्या मांगा हुआ है। Reconcile the total income from operation 129,000 with total net income from operation without division 4। तो मैंने भी आपके सामने कैलकुलेशन शेयर की थी, इसके नतीजे में वो सारी कैलकुलेशन जो रिजल्ट है प्रॉफिट में इंक्रीमेंटल जो होगा। एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया मानूर, ये सवाल में मेंशन किया हुआ है, दोबारा देख लें। जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ये लिखा हुआ है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एनी डिवीजन वुड सेव 50% ऑफ द फिक्स कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस फॉर दैट डिवीजन। तो जितनी उस जो डिवीजन की फिक्स कॉस्ट है, जैसे यहाँ पे 1,11,000 है, इसमें से 50% तो डिसकंटिन्यू करने के बाद बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट है, और रिमेनिंग जो होगी 50%
तो एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है, तो 1,11,000 का 50% लें तो वो 55,500 बनता है। इसी तरह 36,600 का 50% लें तो 18,300 बनता है। ये गलत कर दिया हमने यहाँ पे, नहीं ये ठीक हो गया। हाँ जी, 18,300 है और 18,300 को हमने फिर इक्वली डिस्पर्स किया है जैसे क्वेश्चन में मेंशन किया गया था। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। जिनका सवाल था उनको भी ये समझ आ गया होगा। सो एक पॉइंट रहता है जो मैंने अभी डिस्कस करना है, रेस्ट जितने डिसीजन थे वो मैंने अभी आपके सामने शेयर कर दिए हैं। उस हवाले से अगर कोई जहन में क्यूरी है, आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन योर माइंड तो आप सवाल पूछ सकते हैं बाय रेजिंग योर हैंड। आप हैंड रेज करें, मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। जी कोमल, आपने हैंड रेज किया है, मेरे ख्याल में आपका माइक ऑलरेडी अनम्यूटेड है। आप ये चलें, आप बोल लें, आपने क्या पूछना है पूछिए। जी कोमल। सर ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, मुझे ये जितना अभी आपने करवाना है मैं कर चुकी थी और आंसर मेरे यही आते हैं। मुझे सिर्फ इसका पार्ट ही समझ नहीं आ रहा था कि उसमें रिकंसाइल कैसे करेंगे। लेट मी रिकंसाइल इट फॉर यू। मैं रिकंसाइल कर देता हूँ। स्क्रीन आपको नजर आ रही है जी? एक्सेल फाइल नजर आ रही है ना? स्क्रीन नजर आ रही है आपको? शेयर्ड है स्क्रीन? ओके। ये जो रिकंसिलिएशन का पार्ट है इसको देख लेते हैं दोबारा जी। चले, मैं ज़रा दोबारा अगर डिवीजन 4 हमने बंद की है तो हमारे पास ये सेल्स बनती है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये फिक्स कॉस्ट है डायरेक्ट वाली, और ये एलोकेटेड वाली है, और ये हमारा प्रॉफिट बनता है। ओके फाइन। तो अगर आप गौर करेंगे हमारा पहले प्रॉफिट 1,29,000 था, और अगर डिवीजन 4 डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमारा प्रॉफिट 166,700 का हो रहा है। तो पहले इसका डिफरेंस निकालें, 166,700 माइनस 1,29,000, तो 37,700 का आपका एडिशनल प्रॉफिट है। इस एडिशनल प्रॉफिट को आपने देखना है कि ये किस वजह से वजूद में आ रहा है। दो रीज़न है। एक रीज़न तो मैंने पहले वो 1100 वाली बता दी थी, मैं दोबारा उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये एडिशनल प्रॉफिट है, इसकी दो रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि जब आपने डिवीजन 4 को बंद किया तो उसकी आधी फिक्स कॉस्ट तो सेव हो गई। कितनी आधी फिक्स कॉस्ट थी? वो 18,300 थी। सेविंग इन फिक्स कॉस्ट जो आपकी है वो है 18,300, नंबर वन। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपकी सेविंग हो रही है नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंदर। अगर आप ये डिवीजन बंद कर देंगे तो आपको नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन फेस नहीं करना पड़ेगा, जो कि पहले कितना फेस करना पड़ा था? 19,400। तो 19,400 यहाँ से बच रहा है। सेविंग हो रही है आपको दो जगहों से, इन दोनों सेविंग्स का टोटल करेंगे तो ये आपके ओवरऑल जो प्रॉफिट में चेंज आ रहा है उसके बराबर होगा। दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आई थिंक कि समझ आ गई होगी अब। जी कोमल, अभी भी सवाल है तो आप पूछ लो, अदरवाइज अगर समझ आ गई है तो दैट्स फाइन। तो ओके,
जी चलें, अब जो फाइनल बात है वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ और फिर आपको प्रैक्टिस मज़ीद करनी है, और जो आपको कोई कोई क्यूरी होगी तो ये टॉपिक पर हम वाइंड अप कर देंगे। अब बस सिर्फ एक चीज़ है इसमें कि अगर हमारे पास लिमिटेशन हो, कंस्ट्रेंट्स हों, हम कंस्ट्रेंट्स के अंदर रह के ऑपरेट करना चाहें तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें किस तरह से फिर बिजनेस में ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। अगर स्क्रीन नज़र आ रही है तो दैट्स फाइन। जैसे एक क्वेश्चन ही मैंने बुक से उठाया है, कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल 3 प्रोडक्ट्स ABC, डेटा कंसर्निंग ये बताया हुआ है, सेलिंग प्राइस बताई है, वेरिएबल कॉस्ट बताई है, टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन बताया हुआ है। सो अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन को देखें तो हमें लग रहा है कि जो ए वाली प्रोडक्ट है वो हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रही है, बी उस तीसरे नंबर पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रही है, और सी जो है वो हमें पहले दूसरे नंबर पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रही है। सो अगर हमारे पास डिमांड एग्जिस्ट करती हो तमाम प्रोडक्ट्स की और हमारी कैपेसिटी भी अंडर यूटिलाइज हो, कैपेसिटी भी एग्जिस्ट करती हो, तो फिर हमें तीनों की तीनों प्रोडक्ट्स जितनी जितनी डिमांड है उतनी बनानी चाहिए। पर व्हाट इफ वी हैव अ लिमिटेशन, वी हैव अ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब जब हमारा अवेलेबल रिसोर्स रिक्वायर्ड रिसोर्स के मुकाबले में कम हो, यानी वट एवर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस उतना हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल ना हो, बल्कि रिसोर्स उससे कम हो एज कम्पेयर टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेक ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसी सूरत हाल में हम उसे कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते। ज़रा देखिएगा, डिमांड फॉर द कंपनीज फॉर द प्रोडक्ट्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग with far more orders each month than the company produces with the variable available raw material। तो raw material available जितना है उससे जितनी चीज़ें बनाई जा सकती हैं उससे कहीं ज़्यादा डिमांड है। द सेम रॉ मटेरियल इज यूज फॉर ईच प्रोडक्ट। द मटेरियल कॉस्ट इज 3 पर पाउंड, 3 पर पाउंड मटेरियल है। तो अगर आप देखें पहली प्रोडक्ट के लिए $24 का मटेरियल लगता है, तो इसका मतलब टेक्निकली 8 पाउंड्स मटेरियल लगता है। अगर मैं मटेरियल निकालूं तो जो ए प्रोडक्ट है उसके लिए जो मटेरियल लग रहा है वो, जी जो मटेरियल लग रहा है जी जो ए प्रोडक्ट के लिए लग रहा है वो 8 पाउंड है, बी के लिए एंड देन सी के लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं। बी प्रोडक्ट के लिए कितना मटेरियल लगेगा, ये $15 का मटेरियल लगना और प्राइस जो है वो 3 है। अगर 15 को 3 से डिवाइड कर दें तो आपको लगेगा 5। इसी तरह सी प्रोडक्ट के लिए आपको जो मटेरियल लगना है वो 9 है, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पाउंड्स मटेरियल लगता है। 8 पाउंड मटेरियल ए के लिए, 5 बी के लिए, सी के लिए 3 पाउंड्स। द सेम मटेरियल इज यूज फॉर ईच प्रोडक्ट। कंपनी के मटेरियल की कॉस्ट ये है और मैक्सिमम जो है 5000 पाउंड अवेलेबल है, जबकि जितना मटेरियल अवेलेबल है उसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको कहा जाए कि रैंक करें किस प्रोडक्ट को नंबर 1 पे बनाएं, किसको नंबर 2 पे, किसको नंबर 3 पे बनाएं, तो हमें एक चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगी जिसे हम कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। पर लिमिटिंग फैक्टर से मुराद, लिमिटिंग फैक्टर का मतलब वो चीज़ जो आपके प्रोडक्शन को कंस्ट्रेंड कर रही है उसको निकालना पड़ेगा। तरीकाकार क्या होता है, पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन लें, पर प्रोडक्ट पर यूनिट जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो ले लेते हैं। जैसे सवाल में दिया हुआ है आपको $32 इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, दूसरी प्रोडक्ट का $14 है, तीसरी प्रोडक्ट का $21 है। सो अगर ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन इस तरह देखें तो हमें लग रहा है कि प्रोडक्ट 1A रैंकिंग जो है प्रोडक्ट ए की पहले नंबर पे है, प्रोडक्ट बी सी की दूसरे नंबर पे है और प्रोडक्ट बी की तीसरे नंबर पे। हमें पहले इस प्रोडक्ट को बनाना चाहिए और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जनरेट करना चाहिए। बट मसला ये है कि ये कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा $32 का, कितना मटेरियल इस्तेमाल करने के बाद, 8 पाउंड मटेरियल इस्तेमाल करने के बाद। तो पर पाउंड ऑफ मटेरियल जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है पर लिमिटिंग फैक्टर जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 4 है। इसी तरह से दूसरी प्रोडक्ट के लिए 3 है, 14। ये मैं ज़रा कर दूँ जी, जो डेसिमल्स में आ रहा है वो भी आ जाए। ओके जी, तो यहाँ पे जो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल रहा है वो 21 है। 21 डिवाइडेड बाय 3 पाउंड मटेरियल इस्तेमाल करके मिलता है।
तो अब अगर हम सूरत हाल देखते हैं तो जो सी प्रोडक्ट पहले हमें लग रही थी कंट्रीब्यूशन मार्जिन को बुनियाद बनाते हुए सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूशन इसका है, लेकिन ये लीस्ट कंट्रीब्यूशन हमें 3 पाउंड मटेरियल इस्तेमाल करके मिलता है। और मटेरियल हमारा फिर लिमिटेशन है हमारे लिए, हमें मटेरियल को ऐसे यूटिलाइज करना है, यानी लिमिटिंग फैक्टर को, कंस्ट्रेंट को ऐसे यूटिलाइज करना है उससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो अगर 1 पाउंड मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो हमें $7 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलेगा। तो दिस विल बी बेस्ट फॉर अस। अगर रैंकिंग की जाए तो रैंकिंग में जो नंबर 1 बनेगा वो इस प्रोडक्ट का बनेगा, नंबर 2 जो बनेगा वो ए प्रोडक्ट का, और नंबर 3 जो है वो इस प्रोडक्ट का बनेगा। आपसे यही सवाल में पूछा गया, what which order would you advise the company to accept first, A, B और C? किसको पहले एक्सेप्ट करना चाहिए? तो जवाब C है। C की ऑर्डर पहले एक्सेप्ट करना चाहिए बिकॉज उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें सबसे ज़्यादा मिलता है। बेस्ड अपॉन दिस एनालिसिस हम ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान भी बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, बस सिर्फ वो एक छोटी सी बात है जो अभी पेंडिंग है, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करूँगा। आप उसको ट्राई ज़रूर करें। इस तरह की कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर की बुनियाद पर रैंकिंग वगैरह इस्टेब्लिश कर लें, फिर इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में डन करेंगे। और आपके जितने सवाल होंगे इससे रिलेटेड, उन सवालों को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये जो अभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं एक्सेल फाइल के अंदर, ये मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों के जहनों में कोई सवाल है तो आप अपनी कैलकुलेशन, वीकेंड है, आप अपनी कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करें, सॉल्व करें। कोई टेक्निकल इशू है उसको आप नेक्स्ट क्लास में श्योरली डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जी जेंटलमैन, एक्सरसाइज और प्रॉब्लम खालिद जवेद आप कह रहे हैं नहीं है, अभी आज सुबह ही लड़के ने अपलोड की थी, मैं दोबारा कर देता हूँ, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच जी, दैट्स ऑल फॉर द डे। ये जिन साहब ने कहा था जी अपलोड कर दें, मैंने वो क्वेश्चंस वगैरह अपलोड कर दिए हैं और सोल्यूशन जो आज किया वो भी अपलोड कर दिए। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक। टिल देन, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।